हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा सेकंड पार्ट है विद्युत धारिता, उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। मैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा, जिससे कि आपकी परीक्षा की जो प्रिपरेशन है वो 100% हो सकेगी। और मैं जो आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी इन क्वेश्चनों की पूछे जाने की संभावना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पूरे थ्योरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। डेरिवेशन जो है मैंने पहले से सोल्व करवा दी है। डिस्क्रिप्शन को ओपन करके लिंक पर क्लिक करके आप सारे डेरिवेशन देख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन स्टार्ट। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्यारे स्टूडेंट, देर ना करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए करते हैं आज के हमारे टॉपिक्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है धारिता और उसके मात्रक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्युत धारिता होती क्या है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, धारिता। तो यहां पे देखिए धारिता क्या होती है। एक जो चालक है, इस चालक की आवेश ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। इसकी आवेश ग्रहण करने की क्या होगी, ये क्या हमारा एक चालक है, तो चालक की एक क्षमता होती है कि वो उतना आवेश ग्रहण कर सकता है। जैसे एक इंसान की एक क्षमता होती है कि उतना खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। यदि वो खाएगा तो उसकी बॉडी के साथ क्या होगा, कुछ अनकंफर्टेबल फील होगा, है ना। सेम ऐसे ही चालक का भी होता है। चालक जो है एक लिमिट तक आवेश ले सकता है ना। वो कितना आवेश ले सकता है उसे बोलते हैं हम धारिता। मतलब वो कितना धारण कर सकता है। धारिता का मतलब आप समझ सकते हो, धारण करना, है ना। कोई चालक किसी आवेश को कितना ले सकता है, उसके लेने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, हम धारिता कहते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे हम, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता को सी से दर्शाते हैं। धारिता को कैसे दर्शाते हैं अपन, सी से दर्शाते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा धारिता का जो सूत्र है वो क्या बनेगा, धारिता बराबर आवेश ग्रहण करने की क्षमता, है ना। तो आवेश पहले हिंदी में लिखेंगे अपन आवेश और नीचे लिखेंगे विभवांतर, है ना। आवेश बटे विभवांतर, इसे अपन सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, C बराबर Q बटे V। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसका मात्रक कैसे बनाएंगे, तो प्यारे स्टूडेंट्स इसका मात्रक जो है हम फॉर्मूले से ही बना देंगे। जो C का मात्रक है, मतलब धारिता का जो मात्रक है, धारिता का मात्रक हम कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे Q का मात्रक और नीचे लिख देंगे V का मात्रक। अब Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये लिख दिया हमने कूलाम, बटे V विभव का मात्रक क्या होता है, विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है, तो यहां लिख देंगे अपन वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट को एक शब्द में लिखा जाता है फेरड। क्या लिखते हैं, फेरड। यहां पे लिख देंगे अपन फेरड। तो हमें ये पता चला कि जो धारिता है उसका मात्रक क्या होगा, फेरड होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने देखा कि धारिता किसे कहते हैं, चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता का सूत्र होता है आवेश बटे, इसे विभव भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें विभवांतर निकालना होगा तो विभवांतर यूज करेंगे, विभव निकालना होगा तो विभव यूज करेंगे। तो सीधे सीधे अपन इसे विभव बोल सकते हैं, आवेश बटे विभव। और यहाँ पे आवेश को कैसे दर्शाते हैं, Q से, विभव को कैसे दर्शाते हैं, V से। धारिता का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, Q का मात्रक बटे V का मात्रक, मतलब कूलाम प्रति वोल्ट। इसे कूलाम प्रति वोल्ट भी बोला जा सकता है या फिर इसे एक शब्द में फेरड भी बोला जा सकता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला टॉपिक। अब बात करते हैं अपना जो धारिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। जो धारिता है उसके कारक पढ़ने वाले हैं अपन, धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता, तो धारिता जो है वो 4 कारकों पर निर्भर करती है। अपन ने विभव में पढ़ा था, विभव भी 4 कारक पर डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे जो हमारी धारिता है ये भी 4 कारकों पर डिपेंड करती है। पहला कारक होता है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। जो दूसरा वाला कारक है वो है हमारा चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। तीसरा जो कारक है वो है अन्य चालक की उपस्थिति, अन्य चालक की उपस्थिति। और जो हमारा चौथा कारक है वो है माध्यम पर। अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज बढ़ाने से हमारी धारिता कम होगी और कौन सी चीज बढ़ाने से हमारी धारिता
घट जाएगी या बढ़ेगी, है ना, ये सब चीजें हम इसमें समझेंगे। तो ये जो 4 कारक है इन पे ये धारिता निर्भर करती है। यदि हम आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं तो धारिता जो है वो कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आवेश की मात्रा बढ़ाने से धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां पर देखो, चालक का यदि अपन क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। अन्य चालक की उपस्थिति लेकर आएंगे, मतलब किसी चालक के पास अन्य चालक लेकर आएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। यदि अपन माध्यम बढ़ाएंगे, मतलब माध्यम रख देंगे चालक के चारों ओर, तो भी धारिता बढ़ जाएगी। तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे धारिता कम होती है। वो धारिता को किस कंडीशन में कम होती है, जब अपन आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं। यदि हम आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएं तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक 5 लीटर का हमारे पास एक छोटा सा पात्र था, तो उसमें पानी कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। यदि अपन उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो अब पानी कितना आएगा, भैया 5 लीटर से ज्यादा आएगा ना, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अपन ने बड़ा कर दिया, उसे अपन ने बढ़ा दिया। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से उसके धारण करने की क्षमता जो है वो बढ़ गई। तो सेम ऐसे ही चालक का यदि क्षेत्रफल बढ़ा दे तो उसकी भी धारण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। मतलब चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है। ऐसे अन्य चालक की उपस्थिति, जैसे हमारे पास एक पात्र था, तो एक पात्र में अपन ने कितना पानी डाल लिया, जाना 5 लीटर, है ना। हमारे पास 5 लीटर का पात्र है तो 5 लीटर, लेकिन एक और अन्य चालक ले आएंगे, मतलब एक और अन्य पात्र ले आएंगे, तो अब हमारे पास और ज्यादा सामान रखने का इंतजाम हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी होता है कि अन्य चालक लेकर आ जाए। पहले जो धारण करने की क्षमता थी वो कम थी, हमने एक और चालक लेकर आ गए, तो अब हम उसमें ज्यादा धारण करवा सकते हैं। जैसे एक तार है, एक तार में अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, उसमें फ्लो करेंगे, तो उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा करेंगे तो तार पिघल जाएगा। लेकिन अब हमने 2 तार लगा दी कस के, एक साथ में 2 तार गए हुए हैं आपस में लपटे हुए, या 3 तार कर दिए, 4 तार कर दिए। अपन ने क्या कर दिया, वहां पे अन्य चालक को लिया, मतलब उसके साथ में एक और चालक घुमा के रख दिया, तो हम अब थोड़ी ज्यादा विद्युत प्रवाह कर सकते हैं वहां से। मतलब अन्य चालक को यदि हम लेकर आते हैं तो उसकी धारण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अब बात करें माध्यम पर, यदि किसी चालक के चारों ओर हम माध्यम भर दें तो भी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। देखो यहां पर एक क्वेश्चन हमने ऐसे ही लिखा है कि यहां पर संधारित्र की प्लेटों के बीच में पराविद्युत माध्यम भरने से धारिता बढ़ जाती है। क्यों, ये क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है। देखो यहां पर माध्यम भरने से क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी अपन समझेंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन पहले यहां समझ लो कि जो धारिता है वो 4 कारकों पे निर्भर करती है। पहली आवेश की मात्रा, दूसरी चालक का क्षेत्रफल, तीसरा अन्य चालक की उपस्थिति और चौथा माध्यम पर। यदि आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं तो धारिता कम हो जाती है, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो धारिता बढ़ जाती है, अन्य चालक को लेकर आते हैं चालक के पास में तो धारिता बढ़ जाती है। यदि हम चालक के चारों ओर माध्यम भर दें तो धारिता बढ़ जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारी धारिता की निर्भरता। अब बात करते हैं अपन, हमारा जो तीसरा टॉपिक है संधारित्र किसे कहते हैं। देखो हमने धारिता समझा, मात्रक समझा, उसके प्रभावित करने वाले कारक समझे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और ये कितने प्रकार का होता है ना। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले अपन देखेंगे कि संधारित्र क्या होता है। तो ये एक ऐसी युक्ति है जिससे चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जाती है। यदि चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाते हैं तो ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं अपन इसे, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो या सुनिए फिर से एक बार और परिभाषा बता रहा हूं मैं। यदि किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ानी होती है तो वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, संधारित्र का इस्तेमाल करते हैं। अब संधारित्र का जो सिद्धांत होता है वो क्या था, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है संधारित्र का सिद्धांत। ये पूछा जाता है, संधारित्र की डेफिनेशन तो छोटी सी है लेकिन संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो सुनिए, माना ए एक चालक प्लेट है, हमने यहाँ पे ए एक प्लेट ले ली और ये चालक प्लेट, इसे धनावेश दिया गया। इसे कौन सा आवेश दिया गया है, धनावेश दिया गया। माना ए एक चालक प्लेट है, इसे धनावेश दिया गया। इसके आकार में बिना परिवर्तन किए इसकी धारिता बढ़ानी है। इसके आकार में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, इसकी धारिता हमें बढ़ानी। इसके लिए इसके पास एक अन्य चालक प्लेट बी लेकर आते हैं। अब प्रेरण की क्रिया के द्वारा, किसकी क्रिया के द्वारा, प्रेरण की क्रिया के द्वारा बी की अंदर की सतह पर, ये इधर प्लस था तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा इधर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, ए एक चालक प्लेट है, इसे धनावेश दिया गया है। इसके आकार में बिना परिवर्तन किए इसकी धारिता बढ़ानी है, इसलिए इसके पास एक अन्य चालक प्लेट बी लेकर आते हैं। बी की अंदर की सतह पर प्रेरण की क्रिया के द्वारा ऋणावेश आ जाता है तथा बाहर की सतह पर धनावेश
आ जाता है। बाहर की सतह पे कौन सा जाएगा, धनावेश हो जाएगा। ऐसे करने से इस जो ये ए वाली जो हमारी प्लेट थी इसकी धारिता बढ़ जाती है। इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये तो थी हमारी पहली कंडीशन। अब यदि हमें बी की और अधिक, बी की नहीं सॉरी ए की, और यदि हमें ए की धारिता और अधिक बढ़ानी हो तो आप क्या करेंगे, तो देखो अभी तक हमने क्या करा था, ये हमारी ए एक प्लेट थी, इसे हमने धनावेश दिया था, ठीक है। इसके पास में हम बी एक और प्लेट लेकर आए थे, प्रेरण की क्रिया के द्वारा क्या हुआ था, इधर ऋणावेश आ गया था, ठीक है, इधर धनावेश आ गया था। इससे इस ए की धारिता जो है वो बढ़ गई थी। लेकिन हमें और अधिक बढ़ानी हो तो इस बी की जो ये बाहर वाली सतह है इसे कहां जोड़ देंगे, हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, इसे अपन पृथ्वी से जोड़ देंगे। यदि हम इसे पृथ्वी से जोड़ दें तो ये जो बाहर वाला धनावेश था वो कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया, और इस ए की धारिता और अधिक बढ़ जाएगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पे हमें ये दोनों टॉपिक लिखने होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। माना ए एक चालक प्लेट है, इसे धनावेश दिया गया है, इसके आकार में बिना परिवर्तन किए इसकी धारिता बढ़ानी है, इसलिए इसके पास एक अन्य चालक प्लेट बी लेकर आते हैं। प्रेरण की क्रिया के द्वारा बी की अंदर की सतह पर ऋणावेश आ जाता है तथा बाहर की सतह पर धनावेश आ जाता है, जिससे चालक ए की धारिता बढ़ जाती है। फिर अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, चालक ए की धारिता और अधिक बढ़ाने के लिए बी की बाहर की सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और चालक ए की धारिता और अधिक बढ़ जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा संधारित्र का सिद्धांत। आपको क्वेश्चन के जो आंसर मैं आपको सरल लैंग्वेज में बता रहा हूं, ये कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हम संधारित्रों का संयोजन। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इनके जो डेरिवेशन है सोल्व कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप उन्हें देख सकते हैं। मैंने बहुत ही सरल तरीके से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है वहां से उसे ओपन करके देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से डेरिवेशन सॉल्व करवाए हैं। अभी अपन समझने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, तो प्यारे स्टूडेंट्स, संधारित्रों का संयोजन जो है वो दो प्रकार से करते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो यहाँ पे दो प्रकार से हम संधारित्रों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो अब ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने ये कुछ संधारित्र ले लिए, ये समांतर प्लेट संधारित्र हैं, ठीक है। कौन सा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में देखो अपन यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। ये हमारा पहला संधारित्र है और ये हमारा दूसरा संधारित्र है। लेकिन पहले संधारित्र में दो प्लेट है, ये पहली और ये दूसरी। जैसे दूसरे संधारित्र में भी दो प्लेट है, पहली और दूसरी। तो यहाँ पे देखो, जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, क्या कर दें, इनको अपन जोड़ दें। जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब बात करते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन की। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी दो क्या ले लिए, संधारित्र ले लिए। ये मैंने दो संधारित्र ले लिए। संधारित्र में ध्यान रखिएगा, दोनों प्लेटें जो है वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। वरना आप बैटरी की जैसे छोटी बड़ी कर दें, छोटी बड़ी नहीं करना, आपको बिल्कुल बराबर प्लेटें बनानी है। तो ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में क्या होता है, जब सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है, देखो ये हमारा पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये इसकी पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये इसकी पहली है, ये दूसरी है। जब सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है उसको एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का जोड़ना क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। हमने जो ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम है ये प्रतिरोध में भी पढ़ते हैं, सेल में भी पढ़ते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लेटें बोलनी हमें, क्योंकि ये है संधारित्र। संधारित्र में क्या होती है, प्लेटें होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा संधारित्रों का संयोजन। अब पढ़ते हैं अपन यहाँ पे परावैद्युत माध्यम। अब ये परावैद्युत माध्यम क्या होता है ये पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ने वाले हैं कि उसके प्रकार कौन कौन से हैं।
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे संधारित्र पढ़ा दिया था, उसका सिद्धांत बता दिया था। और यहाँ पे प्रकार बता दूं, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा होता है गोली संधारित्र और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। और तीनों के जो डेरिवेशन है मैंने करवा दिए हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, उसमें लिंक दे रखी है, आप उसे क्लिक कीजिए और सारे डेरिवेशन भी आप इनके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम करने वाले हैं पराविद्युत माध्यम। पराविद्युत माध्यम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, पराविद्युत माध्यम क्या होता है। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम देखने वाले हैं पराविद्युत माध्यम। पराविद्युत माध्यम, तो पराविद्युत माध्यम किसे कहते हैं? सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर पढ़ेंगे कि इसके प्रकार क्या क्या होते हैं ना, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो पराविद्युत माध्यम किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन कुछ मात्रा में आवेश ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन कुछ मात्रा में आवेश ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं हम पराविद्युत माध्यम। जैसे कागज, तेल, मोम, ग्लिसरीन आदि। ठीक है, अब पराविद्युत माध्यम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पराविद्युत माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। अब ध्रुवीय कौन कौन से होते हैं? ऐसे पराविद्युत माध्यम जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे पराविद्युत माध्यम जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ध्रुवीय पराविद्युत। और अध्रुवीय जिनमें धनावेश और ऋणावेश दोनों का जो केंद्र है वो संपाती होते हैं। संपाती मतलब एक ही जगह पर होते हैं धनावेश और ऋणावेश के केंद्र। ठीक है, यहाँ पे ऋणावेश का भी दिख रहा है और यहाँ पे धनावेश का भी है। ठीक, ऐसे पराविद्युत माध्यम जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है उसे बोलते हैं ध्रुवीय पराविद्युत माध्यम। लेकिन जहां पर धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र है वो मतलब वो संपाती हो तो उसे बोलेंगे हम अध्रुवीय पराविद्युत माध्यम। अब यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ने को मिलता है, पराविद्युत माध्यम का ध्रुवण। पराविद्युत माध्यम का ध्रुवण, तो इसमें पराविद्युत माध्यम के जो ध्रुवण है ये कैसे करते हैं? यदि जब अध्रुवीय पराविद्युत माध्यम को ध्रुवीय पराविद्युत माध्यम में बदला जाता है ना, मतलब उनके जो एक केंद्र है धनावेश और ऋणावेश इनको अलग अलग किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम पराविद्युत माध्यम का ध्रुवण। जब अध्रुवीय पराविद्युत को ध्रुवीय पराविद्युत में बदलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? पराविद्युत माध्यम का ध्रुवण कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, पराविद्युत माध्यम किसे कहते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आवेश को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन कुछ मात्रा में आवेश ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे माध्यम को बोलते हैं हम पराविद्युत माध्यम। ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत और अध्रुवीय पराविद्युत। जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय। जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती होते हैं उन्हें बोलते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय पराविद्युत को ध्रुवीय पराविद्युत में बदलना कहलाता है पराविद्युत माध्यम का ध्रुवण। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा पराविद्युत माध्यम और उसके प्रकार। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम भरने से उसकी धारिता बढ़ जाती है, क्यों? प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की पक्की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं लास्ट का हमारा क्वेश्चन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो संधारित्र की प्लेटों के बीच हम यदि पराविद्युत माध्यम भर दें, ध्यान रखिएगा ये हमारी संधारित्र की प्लेटें हैं और इनके बीच में हम पराविद्युत माध्यम भर दें तो इससे क्या होगा? इससे जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र जो है वो कम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि विद्युत क्षेत्र कम हुआ तो भैया विभवांतर भी क्या हो जाएगा? विभवांतर भी कम हो जाएगा। विभवांतर कम हो जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि हम दोनों प्लेटों के बीच में पराविद्युत माध्यम भर दें तो उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो कम हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र, देखो विद्युत क्षेत्र कम क्यों होगा? क्योंकि वहां पे प्रेरित आवेश जो है वो उत्पन्न होता है। यदि हम दोनों प्लेटों के बीच में पराविद्युत माध्यम भर दें तो यहां पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा। प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और यदि प्रेरित आवेश उत्पन्न हुआ तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और विद्युत क्षेत्र घट गया तो विभवांतर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और विभवांतर कम हुआ तो धारिता बढ़ जाएगी। क्यों होगी? ध्यान से सुनिएगा, धारिता का सूत्र क्या होता है? Q बटे V होता है। यदि V का मान कम हो जाए, भैया सीधे सीधी बात है, यदि नीचे वाली चीज घटाएंगे तो ऊपर वाली चीज जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। यदि इसका मान बढ़ाएंगे अपन
तो ये वाला क्या होगा, घटेगा। लेकिन इसका मान यदि हम कम कर देंगे तो इसका मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पर यदि पराविद्युत माध्यम भर देंगे तो प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा, और प्रेरित आवेश उत्पन्न हुआ तो विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कम हुआ तो विभवांतर कम हो जाएगा, और यदि विभवांतर कम हुआ तो यहाँ पे धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो हमें इसका आंसर में क्या लिखना है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम भर दे तो वहां पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है और इसके कारण विभवांतर कम हो जाता है, और विभवांतर यदि कम होता है तो धारिता बढ़ जाती है। यही कारण है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में पराविद्युत माध्यम भरने से धारिता बढ़ जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के ये सारे टॉपिक्स की जो मैंने आपको बताए बहुत ही सरल लैंग्वेज में, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मैं इसी तरीके से आपके 12th क्लास के फिजिक्स से आपके 12th क्लास के फिजिक्स के सारे जो चैप्टर हैं वो इसी तरीके से क्लियर करवाने वाला हूं, एक एक टॉपिक समझाने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को उनका लाभ मिल सके। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता जाता है और हम आपके लिए और अच्छी प्रिपरेशन करवा सके, इसके लिए मेहनत करते हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।